स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 के आज अपने सेकंड लेक्चर में आनुवंशिक सामग्री की खोज यानी कि डीएनए जो है क्या आनुवंशिक सामग्री है, इसके बारे में मैं बताऊंगा, अर्थात सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। अब इसमें देखिए, प्रारंभिक अवस्था में डीएनए के बारे में बताया गया मेंडल द्वारा दिए गए आनुवंशिकता के सिद्धांत और मेइसर 1871 द्वारा न्यूक्लिक एसिड की खोज लगभग संयोग से हो गई थी उनके ज़माने में, और दावा किया कि डीएनए एक आनुवंशिक सामग्री के रूप में कार्य करता है। इस लंबा समय लगता है, और इससे पहले मेंडल, वाटसन, मॉर्गन, अन्य वैज्ञानिकों ने आनुवंशिक पदार्थों की खोज को गुणसूत्र तक सीमित कर दिया था। अब ये तो आपको संक्षिप्त परिचय हुआ। अब आगे हम लोग देखिए कैसे होता है इसको, कैसे डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसके बारे में हम करेंगे। इसमें दो प्रकार का प्रायोगिक व्यवस्था दिया गया है। एक इस साक्ष्य जो प्रत्यक्ष प्रयोग किया जाएगा, कुछ वैज्ञानिकों का प्रयोग इसमें प्रदर्शित करेंगे, और उसके बाद वो डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ के रूप में सिद्ध करेंगे। और अब इस संदर्भ में आगे देखिए डीएनए क्या होता है। इसके पूर्व लेक्चर में आपको बताया गया है विस्तृत रूप से डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए क्या है। अब यहाँ संक्षिप्त आप देख लीजिए। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहलाता है, जो सभी प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। कई वायरस में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। जो ये काम क्या करता है, ये विरासत में मिले लक्षणों के संचरण के लिए आनुवंशिक जानकारी को कोड करता है। इस प्रकार से डीएनए एक कार्बनिक माइक्रो मॉलिक्यूल है, ये कह सकते हैं। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना होता है, जो एक दूसरे के चारों ओर कुंडलित होकर एक दोहरी पेचदार संरचना बनाते हैं, जो सभी जीवों और वायरस के विकास, कामकाज, प्रजनन के लिए आनुवंशिक संदेश प्रदान देते हैं। अब आनुवंशिक गुण क्या होता है? यदि किसी पदार्थ को आनुवंशिक गुण घोषित करते हैं, आनुवंशिक पदार्थ है, तो उसके गुण क्या होने चाहिए, ये आप इसमें देखिए। आनुवंशिक जानकारी संग्रहित करने की क्षमता होना चाहिए। अगली पीढ़ी में उच्च दक्षता के साथ दोहराने की क्षमता होना चाहिए। वंशानुगत लक्षणों के संचरण का आधार बनना चाहिए, जिन्हें यह नियंत्रित करता है। इसे जीन क्रिया में शामिल किया जाना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप जीव के भीतर विशेषताओं का अंतिम अभिव्यक्ति होती है। इसे उत्परिवर्तन से गुजरने में सक्षम होना चाहिए, जो जीवों के बीच भिन्नता पैदा करता है। इसके स्वरूप में बहुत व्यापक विविधता देखनी चाहिए। ये तो कैरेक्टर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम जेनेटिक मटेरियल सिद्ध करेंगे, ये सब कैरेक्टर उसमें होने चाहिए। अब हम चूँकि आपको पहले बताया इसमें डीएनए की बात होगी, तो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए है कि नहीं है, इसके लिए दो तरह का प्रयोग किया गया, प्रत्यक्ष साक्ष्य और अप्रत्यक्ष साक्ष्य। इसको हम डिस्कस करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण में आनुवंशिक सामग्री साबित करने के लिए कुछ प्रयोग किए गए वैज्ञानिकों के द्वारा, जैसे जीवाणु परिवर्तन पर ग्रिफिथ का प्रयोग, ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया। इसके लिए इन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक ने, ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक हुए ग्रिफिथ साहब, और 1928 में बैक्टीरिया डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस को लिया, और जो स्तनधारियों में निमोनिया का कारण बनता है। डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया फैलाता है स्तनधारियों में। दूसरा पॉइंट्स उनके प्रयोग की बातें हो रही हैं। उन्होंने कल्चर्ड प्लेटों में
बैक्टीरिया को डेवलप किया, जिसमें 2 प्रकार की कॉलोनियाँ निर्माण होती हैं। एक यस स्ट्रेन कैप्सुलेटेड प्रकार की, इसे चिकनी चमकदार कॉलोनी बनाता है, और दूसरा जो है इसमें पॉलीसेकेराइड्स परत होती है, ये विषैले होते हैं और निमोनिया का कारण बनता है, जो यस टाइप है। यस और दूसरा है आर स्टेन। आर स्टेन जो है गैर कैप्सुलेटेड होता है, खुरदरी कॉलोनियाँ निर्माण करता है, और इसका देखिए, इसका जो है ये हो गया, और इसका ये खुरदरी हो गया, और ये स्मूथ हो गया कटिंग। और ये गैर विषैले नहीं होते, निमोनिया का कारण नहीं बनता, जो खुरदरी होती है आर। उन्होंने दिए गए अनुसार प्रयोगों का एक श्रृंखला उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने चूहे में यस स्ट्रेन का इंजेक्शन दिया, चूहे को निमोनिया हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। इसे अभी हम ग्राफिक समझाएंगे। उन्होंने चूहे में आर स्ट्रेन का इंजेक्शन दिया, चूहे की बीमारी नहीं हुई, वो बच गए। उन्होंने चूहों में गर्मी से मारे गए यस स्ट्रेन का इंजेक्शन लगाया और चूहों की यह बीमारी नहीं हुई, ये जीवित रहे। उन्होंने जीवाणुओं को गर्म करके मार डाला, जिससे वे प्रभावी हो गए, चूहों को नहीं मार सके। चौथे स्टेप में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जीवित आर के साथ गर्मी से मारे गए स्ट्रेन को मिश्रण इंजेक्ट किया, चूहों को निमोनिया हो गया और वे मारे गए। उन्होंने मृत चूहों के रक्त के समूहों को जीवित यस बैक्टीरिया से बरामद किया। अब देखिए आखिरी प्रयोग में उन्होंने देखा आगे, ग्रिफिथ ने गर्मी से मारे गए स्ट्रेन को जीवित आर स्ट्रेन को साथ इंजेक्ट किया। ये जीवित यस स्ट्रेन कैसे प्रकट हुए, मृत्यु का कारण बने, ग्रिफिथ ने इसको निष्कर्ष निकालने में उन्होंने कुछ कारक बताए, पूर्णतः निष्कर्ष नहीं निकाल पाए, और इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन सिद्धांत को उन्होंने कुछ कारण बताए, स्थापित किया था। ये जीवित यस स्ट्रेन में बदल गया, और इससे आर स्ट्रेन को चिकने पॉलीसेकेराइड कोड को संश्लेषित करने, विषैला बनाने में सक्षम पाया। आर स्ट्रेन जिसे यस स्ट्रेन में बदल दिया गया था। इसके बाद जो है, इसके बाद ग्रिफिथ ने इसके अनुसार, इस प्रयोग के अनुसार आनुवंशिक सामग्री की जैव रासायनिक प्रकृति को परिभाषित नहीं करता। अब इनका देखिए, यह है ग्राफिक में, ये आर स्ट्रेन है रफ और यस स्ट्रेन है स्मूथ, जिसको स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनिया का रीजन होता है, यस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। इसमें वही आप देख लीजिए, पहले रफ स्ट्रेन उस चूहों में दिया गया जो जीवित हुए, स्मूथ स्ट्रेन दिया गया, मर गए, ये निमोनिया का कारण बनता है। हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन दिया गया तो चूहे जीवित है। रफ स्ट्रेन और हीट किल्ड स्ट्रेन को मिक्स करके चूहे में इंजेक्ट किया गया तो माउस टाइट हो गया, और जिसका रिजल्ट आपको मैंने उसमें रिटर्न में बता दिया। अब दूसरा प्रयोग हुआ, चूँकि इन्होंने रासायनिक प्रकृति को परिभाषित नहीं कर सका, एनालाइज नहीं कर सका। अब अगले वैज्ञानिक एवरी, मैकॉर्टी और मैकलियोड, इन्होंने प्रयोग किया। इन्हीं के उसको लेकर के उन्होंने क्या किया, अब देखिए उन्होंने क्या किया प्रयोग में, इसको पढ़ लीजिए। मैकॉर्टी साहब ने इन परिवर्तनों के पीछे ग्रिफिथ के प्रयोग को आगे बढ़ाया। तो परिवर्तनों के सिद्धांत तब तक ज्ञात नहीं था। 1944 में जब एवरी, मैकॉर्टी और मैकलियोड ने गर्मी से मारे गए यस स्ट्रेन बैक्टीरिया के पृथक घटकों का विस्तार से अध्ययन नहीं किया, जब इन्होंने विस्तार से अध्ययन किया, ग्रिफिथ के प्रयोग का एनालाइज किया, उन्होंने प्रयोग की एक श्रृंखला की, उसको लेकर के गर्मी से नष्ट यस कोशिका प्लस आर कोशिका से पॉलीसेकेराइड कैप्सूल को हटा दिया। उसके ऊपर जो पॉलीसेकेराइड कोशिका कैप्सूल था उसको हटा दिया और चूहे मर गए। द्वितीय, गर्मी में न नष्ट हुए यस कोशिकाएं और आर कोशिकाओं से प्रोटीन अंश हटा दिया गया, चूहे मर गए। दूसरा, गर्मी से मृत यस कोशिकाओं प्लस आर कोशिकाओं में डीएनएज एंजाइम जोड़ा गया, जो चूहे जीवित हो गए। देखिए इसको अब गर्मी से मरे वो जो मिक्स था कोशिकाओं, उसमें यह सवार था, उसमें पॉलीसेकेराइड कैप्सूल हटा दिया तो चूहे मर गए।
द्वितीय, गर्मी से नष्ट हुए एस और आर कोशिकाओं को प्रोटीन से हटा दिया, चूहे मर गए। ठीक है, प्रोटीन हटा दिया और पॉलीसेकेराइड्स हटा दिया, मर गए। गर्मी से मृत कोशिकाओं और डीएनएज डाल दिया गया एंजाइम, तो चूहे जीवित हो गए। अब प्रयोग 1 और 2 में गर्मी से मारी गई एस कोशिकाओं का डीएनए बरकरार था। अब उन्होंने निष्कर्ष निकाल दिया और बरकरार था, जिसके लिए जीवित आर कोशिकाओं का एस कोशिकाओं में बदल दिया। लेकिन प्रयोग 3 में एंजाइम डीएनए को विघटित कर देता है और आर कोशिकाएं परिवर्तित नहीं हो पाती। ठीक है, उन्होंने यह भी बताया कि प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम आरएनए पचाने वाले एंजाइम RNAS ने परिवर्तन को प्रभावित नहीं किया। तो परिवर्तनकारी पदार्थ कोई प्रोटीन या आरएनए नहीं था, बल्कि गर्मी से मारे गए एसिस्टिन बैक्टीरिया का डीएनए था। उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, कई प्रयोग दिया, डीएनएज डाला, आरएनएज डाला, प्रोटीनेज डाला, ये सब एंजाइमों का, पॉलीसेकेराइड्स के एंजाइम डाले। ये डाल के उन्होंने उसमें मिक्सचर में, किसमें, मिक्सचर में, जिसमें RS और प्लस एक जो है रफ स्ट्रेप्टोकोकस, यस जो है आर, रफ और स्मूथ प्लस रफ, जिसमें डाला गया था उसको गर्म, जिसमें स्मूथ क्या है, मरा हुआ और गर्म से नष्ट और ये किया हुआ। तो इस प्रकार से उन्होंने किया और इस प्रकार अपने प्रयोग से पता लगाया कि डीएनए को एक जीव दूसरे जीव में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह आनुवंशिक गुण को व्यक्त करता है, ये बता दिया। और अगला जो है संकेत दिया, डीएनए एक आनुवंशिक सामग्री जो गर्मी उपचार द्वारा कोशिकाओं को मारने से नष्ट नहीं किया जा सकता, जबकि लिपिड, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन जैसी अन्य सभी सामग्रियां गर्मी उपचार से नष्ट हो जाती हैं। इन्होंने सिद्ध कर दिया कि अपने प्रयोग में लिपिड का भी एंजाइम, पॉलीसेकेराइड्स का भी एंजाइम, प्रोटीन का एंजाइम, सबका प्रयोग किया। इसे सिद्ध करने के लिए आखिर रफ और स्मूथ को मिलाकर, इस गर्मी से मरे हुए स्मूथ को मिलाकर जब डाला जाता है इंजेक्शन हुआ, तो वो कैसे जीवित होता है, कैसे जो है वो हो जाता है, क्या कहते हैं, फिर मर जाता है। इस सिद्धांत को, इस चीज़ को उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि डीएनए ही एक ऐसा फैक्टर है जिसके कारण ऐसा होता है, और डीएनए गर्मी से ख़त्म नहीं किया जा सकता, मरता नहीं। अब दूसरा इन्होंने इनका प्रयोग देखिए, ये है वही सेम चीज़, पॉलीसेकेराइड्स मिलाया, आरिस्टिन और एंजाइम्स, पॉलीसेकेराइड का एंजाइम मिलाया और उसको जो R और S का मिक्सचर है, दूसरा प्रोटीन, तीसरा लिपिड का एंजाइम और चौथा RNAs का एंजाइम, DNAs का। अब उसमें सब में मिला है, तो सब में देखिए डेट और लिव लास्ट में DNAs। ठीक है, तो एवरी मैकॉर्डर और मैककार्टी एक्सपेरिमेंटल फैक्टर, जो चीज़ें हमने इनके रीडिंग में जो है उसको समझा दिया। अब अगला प्रयोग है, देखिए थर्ड प्रयोग, हर्शे एंड चेस का प्रयोग, जिन्होंने एकदम क्लियर कट स्पष्ट कर दिया कि डीएनए ही आनुवंशिक मटेरियल है। इन्होंने 1952 में प्रयोग किया, डीएनए वह सामग्री है, बताया अपने प्रयोग के रिजल्ट में, जो जीन बनाती है। इन्होंने अपने प्रयोग में परीक्षण के लिए ई कोलाई बैक्टीरियोफाज T2 का इस्तेमाल किया। बैक्टीरियोफाज खुद को बैक्टीरिया से जोड़ लेता है और अपने डीएनए को उसमें भेज देता है। ये जो है कैरेक्टर है T2 का, बैक्टीरियोफाज का। अब उन्होंने देखे, अब हम थोड़े से इसमें समीक्षा करेंगे ऊपर वाले प्रयोगों का, खासकर ग्रिफिथ का। ग्रिफिथ के प्रयोग अन्य प्रयोगों के बारे में जानते, जो यह पता लगाने के लिए कि जीव अपने जीनों पर कैसे गुजरते हैं। एक गाइड के रूप में उन्होंने ग्रिफिथ के प्रयोग का उपयोग किया। एवरी उनकी टीम डीएनए को अलग करने और यह दिखाने में सक्षम थी कि डीएनए आनुवंशिक सामग्री है। ये एवरी मैककार्टी इन्होंने कर दिया। और लेकिन जब तक हर्शे चेस ने अपने प्रयोग के परिणामों का प्रकाशन नहीं
किए तब तक हर कोई इसमें सहमत नहीं था। देखिए, ग्रिफिथ ने प्रयोग किया कि अनुवांशिक पदार्थ और डीएनए अनुवांशिक सामग्री है, ये जो है मैकॉर्डी, एवरी और मैकॉर्डी, लेकिन तब तक लोग एकदम सहमत नहीं माने जब तक हर्शे और चेस ने अपना परीक्षण प्रकाशित नहीं किया। इन्होंने अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस 1952 जीवों में अनुवांशिक सामग्री की खोज शुरू की और प्रयोगों को निसंदेह सिद्ध कर दिया कि डीएनए अनुवांशिक सामग्री से बना हुआ होता है। अब इन्होंने प्रायोगिक इंस्ट्रूमेंट के रूप में बैक्टीरियोफेज वायरस है, बैक्टीरिया को मारता है, हर्शे और चेस के प्रयोग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा, सामग्री बनाया। और आगे देखिए, अधिक प्रतियां बनाने के लिए वायरस अपना नया तरीका नहीं है, वायरस का अपना कोई तरीका नहीं है, इसलिए ऐसा करने के लिए उसे एक मेज़बान की आवश्यकता होती है। वायरस यदि बाहर है तो क्रिस्टल के रूप में, और जब किसी जीव में प्रवेश करता है तो रिप्लिकेट करता है, ठीक है, एक करैक्टर है। एक बार जब होस्ट सेल से जुड़ जाता है तब ये डीएनए सेल उसमें चला जाता है और उसे बैक्टीरियोफेज के मेज़बान हैं। बैक्टीरियोफेज संक्रमित बैक्टीरिया के काम करने के तरीके से बदल देता है और ताकि उस जीवाणु को उसके यहाँ वायरल डीएनए की नकल करना शुरू कर देता है। वायरस जब प्रवेश मारेगा और उसके डीएनए को रिप्लिकेट करेगा, ये करैक्टर होता है। हर्शे से प्रयोग एक पता लगाया कि जीवाणुओं में जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन था या डीएनए। मेन उन्होंने क्लियर कर दिया कि आरएनए देखिए, इसके स्ट्रक्चर देखिए जो समझ में आएगा। ये जो है कैप्सिड कहलाता है, जो प्रोटीन कोट है, कॉलर है, और इसे इसके अंदर डीएनए है, इसके अंदर जो लाल है ये डीएनए है, और बाकी चीज़ें जो है प्रोटीन कोड है मुख्य, जिसके अंदर डीएनए है। अब ये सिद्ध करना है कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, ये इससे सिद्ध हो जाता है, क्योंकि दो ही चीज़ होती है। इसके प्रयोग में उन्होंने दो रेडियो एक्टिव पदार्थ यूज़ किया, एक 32P फास्फेट और ये जो है जो है सल्फर। अब इसको अलग अलग उन्होंने क्या किया, अलग अलग कल्चर बनाया, इन रेडियो एक्टिव पदार्थों के से स्प्लाइस्ड 35S और 32P रेडियो एक्टिव पदार्थ को मिला दिया और उस पर इसको ग्रो कराया। किसको ग्रो कराया? बैक्टीरियोफेज को। अब देखिए, और उसमें जो है पहले वो डाला ई कोलाई, ये मानव के आंतों में पाया जाता है, इस पर वो इन्फेक्ट करता है, इस पर पैरासाइट होता है, और इसके बाद जब ये ग्रो कर गया तो उस पर जो है बैक्टीरियोफेज मैंने वायरस को डाला, और जो पहला डाला इन्फेक्शन कराया, फिर ब्लीडिंग, उसको अलग किया और सेंट्रीफ्यूज करके बैक्टीरिया के मृत पार्टिकल्स को नीचे और वायरस को अलग करके क्या किया, इसको फिर डिटेक्ट किया। तो इसी प्रकार ये प्रयोग है, दो तरह के चित्रों को हमने प्रदर्शित किया है, जो आपको अच्छा लगे वो करिए। अब इनका अवलोकन देखिए, इन्होंने कर दिया। अवलोकन में इन्होंने क्या पाया कि देखिए रिजल्ट, रेडियोधर्मी डीएनए वायरस से संक्रमित हुई ई कोलाई बैक्टीरिया रेडियोधर्मी थे, लेकिन जो रेडियोधर्मी प्रोटीन वायरस एबी हमने दिया से संक्रमित थे, वे रेडियोधर्मी नहीं थे। पहली बात ये हुआ। तो निष्कर्ष इन्होंने क्या निकाला, देखिए रेडियोधर्मी डीएनए वायरस ए में संक्रमित हुई, ई कोलाई रेडियोधर्मी थे, डीएनए जो रिसीव किया वो रेडियोधर्मी को रिसीव किया, लेकिन जो रेडियोधर्मी प्रोटीन वायरस बी से संक्रमित हुए, ये बी माने प्रायोगिक वो कैटेगरीज वो रेडियोधर्मी नहीं थे। अब निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि रेडियोधर्मी डीएनए वाले बैक्टीरिया बिना रेडियोधर्मी डीएनए वाले बैक्टीरिया बताते हैं कि रेडियोधर्मी डीएनए वाले वायरस बैक्टीरिया को अपना डीएनए दे देते हैं, लेकिन रेडियोधर्मी प्रोटीन वाले वायरस बैक्टीरिया को अपना प्रोटीन नहीं देते। तो डीएनए वह सामग्री है जो जीन रखती है, न कि प्रोटीन। ये सिद्ध कर दिए, डीएनए वह सामग्री जिसमें जीन होता है,
जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में देता है। आनुवंशिक, अब निष्कर्ष निकल गया जो है हर्शेस के प्रयोग द्वारा, और इनके प्रयोग का थोड़ा यहाँ एनालाइज भी उन्होंने किया, उसको भी देख लीजिए। तो हम रिजल्ट बता दिए, प्रयोग साबित कर दिया डीएनए वह सामग्री जो जीन बनाती है, ठीक है। परीक्षण के लिए उन्होंने ई कोलाई और बैक्टीरिया ट्यूटो का इस्तेमाल किया। खुद बैक्टीरिया को जोड़ता है, अब इसका करेक्टर है बैक्टीरियोफाज का, वायरस का, और डीएनए इसमें भेज देता है। ये प्रोटीन खोल और डीएनए होता है इसमें बैक्टीरियोफाज में। T2 फेस रेडियोधर्मी सल्फर 35S वाले माध्यम में हुआ है, और कुछ को जैसा हमने बताया कुछ को 35 में, और 32 माध्यम में T फेज रेडियोधर्मी डीएनए था जिसमें प्रोटीन कोट में कोई फास्फोरस नहीं था, और T2 में 35S माध्यम से रेडियोधर्मी प्रोटीन था क्योंकि डीएनए में कोई सल्फर नहीं था। जो यस दिया गया था 35S वो नहीं मिला। इसके बाद रेडियोधर्मी फेज ई कोलाई शामिल हो गया। जैसे जैसे बीमारी पकड़ती गई सेंट्रीफ्यूज किया गया और वायरस को अलग कर दिया गया बैक्टीरिया से, ई कोलाई से, क्योंकि ई कोलाई रेडियोधर्मी डीएनए में T2 फेज द्वारा संक्रमित किया गया था, ठीक है। इससे पता चला कि डीएनए वह चीज़ है जो वायरस से बैक्टीरिया को दी थी। हर चीज़ से निष्कर्ष निकाला था जीवाणु वायरस संक्रमित थे और रेडियोधर्मी प्रोटीन कोट से ढके हुए थे, ये रेडियोधर्मी नहीं थे। इसे पता चला कि डीएनए आनुवंशिक सामग्री है जो एक वायरस से बैक्टीरिया में जाती है। एस ने यही प्रयोग किया, सिद्ध कर दिया, जिसको आपने निष्कर्ष में देख लिया। और क्यों अब डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ माना जाता है, उसके करैक्टर, इसमें स्वयं बनाने की प्रतियां हैं, संरचना और रसायन दोनों स्थिर होता है। इसका एक बदलाव अनुमति दे जिसके विकास हो सके, और मेंडेलियन वर्णों का उपयोग करके स्वयं से बात कर सकते हैं। अगला आरएनए की तुलना की गई है। संरचनावार आरएनए डीएनए की तुलना में कम स्थिर है क्योंकि इसमें एक यूरोसिल होता है और उसमें थाइमिन जो बेस है उसमें अंतर होता है। रासायनिक रूप से आरएनए डीएनए की तुलना में कम स्थिर होता है। डीएनए 2 तंतुओं का बना होता है। प्रकृति में गलतियों को ठीक करना आसान हो जाता है। प्रोटीन आरएनए के बिना नहीं बनाया जा सकता क्योंकि डीएनए सीधे इसके लिए कोड नहीं कर सकता। मतलब प्रोटीन का निर्माण आरएनए से सीधे नहीं हो सकता, डीएनए इसके लिए कोडिंग करता है। अब अप्रत्यक्ष प्रमाण, ये तो सारे प्रत्यक्ष प्रमाण थे जो प्रायोगिक आधार पर डिस्कस किए गए और निष्कर्ष निकाला गया। अब अप्रत्यक्ष, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि डीएनए एक आनुवंशिक सामग्री के रूप में कार्य करता है। अप्रत्यक्ष रूप में इसमें क्या क्या देखा गया, डिस्कशन के दौरान पाया, इसमें स्थानीयकरण होता है, एक निश्चित स्थान पर पाया जाता है कोशिका में। जीन ठीक से काम नहीं करेंगे। डीएनए हमेशा मुख्य रूप से यूरोटिक कोशिका केंद्रक में गुणसूत्रों के भीतर स्थित होते हैं। डीएनए ये बता दिया। स्थिरता, डीएनए एक उपापचयी के रूप में स्थित माइक्रो मॉलिक्यूल्स है जो कोशिकाओं के भीतर विभिन्न अन्य और उस तरह एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक प्रक्रियाओं से नहीं गुजरता है। एक डीएनए का कैरेक्टर। दूसरा, उत्परिवर्तन की संवेदनशीलता होती है। डीएनए एक सामग्री है, गुणसूत्रों की संख्या उचित संबंध बनाए रखता है और द्विगुणन के समय प्रजातियों में अगुणित कोशिकाओं की तुलना में दुगुना डीएनए होता है। माने एन में कम और 2n में ज़्यादा डीएनए होता है, इसमें कम 50%। आनुवंशिक रूप में कार्य करने के लिए डीएनए की क्या आवश्यकता है, देखिए इसके पास आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं। पहला, प्रतिकृति, ये अपने सक्षम होता है कि अपने अनुसार एक और पैदा करे। प्रतिकृति, स्थिरता है इसमें, उत्परिवर्तन करने की क्षमता है, अभिव्यक्ति करने की, माने लक्षण को अभिव्यक्ति करने की इसमें ताकत है चूँकि जीन को रखता है, और मरम्मत तंत्र भी है, ये मरम्मत काम करता है, प्रोटीन का निर्माण करके शरीर में मरम्मत करता है तमाम। डीएनए बेहतर आनुवंशिक रूप में क्यों कार्य करता है? अब इसका वही चीज़ है, देखिए प्रतिकृति बनाने में सक्षम होता है, रासायनिक संरचना में स्थिरता होती है, उत्परिवर्तन करने में सक्षम होता है, और स्वयं मेंडल को मेंडेलियन वर्णों के रूप में व्यक्त करने में सक्षम होने के लिए डीएनए आरएनए दोनों वर्णों व्यक्त करते हैं। लेकिन डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए आत्मनिर्भर है। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के आरएनए बनाते हैं जबकि आरएनए सीधे संश्लेषित कर सकता है। यह है थर्मल स्थिरता और मरम्मत तंत्र है। डीएनए
आरएनए दोनों में स्वयं मरम्मत करने की क्षमता होती है और डीएनए में आरएनए की तुलना में उच्च थर्मल स्थिरता बनी रहती है डीएनए में भी, और ज़्यादा गर्मी होगी तो आरएनए डीनेचर्ड हो जाता है। अब जो है लास्ट में अब जो हमको सारांश निष्कर्ष निकाला उपरोक्त प्रयोग के आधार पर साक्ष्य और प्रत्यक्ष साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है उपरोक्त चर्चा से आरएनए दोनों आनुवंशिक सामग्री के रूप में कार्य कर सकते हैं, लेकिन डीएनए अधिक स्थिरता कारण इसे आनुवंशिक जानकारी के भंडारण के लिए माना जाता है। डीएनए की पुष्टि आनुवंशिक सामग्री जो हर्शे-चेस प्रयोग द्वारा की गई, तब तक इस बारे में भ्रम था क्या डीएनए या प्रोटीन आनुवंशिक सामग्री के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन लंबे समय से ज्ञात था कि गुणसूत्र आनुवंशिक जानकारी रखते हैं। यह साबित करने में काफ़ी समय लगा और डीएनए आनुवंशिक सामग्री के रूप में कार्य करता है। एक बेहतर आनुवंशिक सामग्री होने की आवश्यकताओं में दोहराने की क्षमता है, स्थिरता है और परिवर्तन करने की क्षमता है, खुद को मेंडेलियन पात्रों के रूप में व्यक्त करने में सक्षम होना शामिल। तो ये तमाम फैक्टर्स डीएनए के फेवर में जाते हैं, करेक्टर्स डीएनए के फेवर में आते हैं, इसलिए डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। और बच्चों आज इस लेक्चर में यहीं तक। आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद। अगले लेक्चर में मिलते हैं।